चलिए आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रोनाउन। और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। ये प्रोनाउन दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। पहला जो है प्रो और दूसरा जो है नाउन। प्रो का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, और नाउन का मतलब होता है नेम। यानी कहने का मतलब हुआ ना कि प्रोनाउन को सिंपल से में समझने के लिए रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन जो है किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। और इसका डिफिनेशन देखते हैं कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक शब्द है जिसका प्रयोग हम नाउन के बदले में करते हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर ही, सी, इट, माई, यू, वाट, हु, आवर, इटीसी। ओके। और अब इसमें एक बात हम देखें इसके डिफिनीशन में कि इंस्टीड ऑफ अ नाउन का मतलब क्या होता है। यानी नाउन के बदले जो इस्तेमाल किया जाता है ना उसे हम बोलते हैं इंस्टीड ऑफ नाउन। और इंस्टीड ऑफ नाउन के बारे में हम समझेंगे कि इंस्टीड ऑफ नाउन क्या होता है। तो इंस्टीड ऑफ नाउन का मतलब हुआ कि नाउन के बदले में जो चीज़ इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग इंस्टीड ऑफ नाउन कहते हैं। तो यहाँ समझेंगे कि एक सेंटेंस लिया गया है, माई फ्रेंड राजा केम टू माई रेसिडेंस यस्टरडे एंड राजा स्पेंट द होल डे विथ मी। यानी कहने का मतलब हुआ ना कि मेरा दोस्त राजा कल मेरे आवास पर आया एंड राजा स्पेंट द होल डे विथ मी, और राजा पूरे दिन मेरे साथ बिताया। तो ये सेंटेंस पढ़ने के बाद दो बार राजा की उच्चारण आ रही है। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम रिपीट करते हैं ना तो ये सेंटेंस थोड़ा सा अभद्र बन जाती है। तो एक जगह राजा तो सही था लेकिन दूसरी जगह जब राजा आया ना तो ये बार बार राजा आना ही सेंटेंस में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इस राजा को हम प्रोनाउन में चेंज करेंगे। तो यहाँ दूसरे सेंटेंस में वही सेंटेंस है और देखते हैं, माई फ्रेंड राजा केम टू माई रेसिडेंस यस्टरडे। मेरे दोस्त राजा कल मेरे आवास पे आया एंड ही स्पेंट द होल डे विथ मी, और वह मेरे साथ पूरे दिन बिताया। अब बताइए इस राजा को रिप्लेस करके यहाँ पर जो वर्ड्स यूज किए हैं यही तो हमारा प्रोनाउन है। क्लियर? तो यहाँ पर कुछ बताया भी गया है कि द वर्ड राजा इज नाउन। यानी राजा जो वर्ड है क्या है? नाउन है। इन द सेकेंड सेंटेंस, और सेकेंड सेंटेंस में हम लोग देखेंगे इन द सेकेंड सेंटेंस नाउन इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड ही। यानी सेकेंड सेंटेंस में राजा यहाँ पर वर्ड था और इसे रिप्लेस करके हम उसको प्रयुक्त क्या किए हैं? ही। तो इसीलिए बोला गया है कि द वर्ड राजा इज नाउन। राजा जो शब्द है नाउन है। इन द सेकेंड सेंटेंस नाउन इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड ही, और सेकेंड सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करके हम ही का प्रयोग किए हैं, वही हमारा क्या बन गया है? प्रोनाउन बन गया है। ओके। तो ही इज नोन एज अ प्रोनाउन। ही को हम जानते हैं कि ही क्या है? तो हमारा प्रोनाउन है। अब इसकी काइंड्स को जानते हैं कि प्रोनाउन कितने काइंड्स के होते हैं, इसकी कितनी टाइप्स होती है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन? देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट टाइप इज पर्सनल, सेकेंड टाइप इज पोसेसिव, थर्ड टाइप इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ टाइप इज एम्फेटिक प्रोनाउन, फिफ्थ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ इंडेफिनिट प्रोनाउंस, सेवेंथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एट्थ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, नाइन्थ रिलेटिव प्रोनाउन एंड 10th इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। बस हम लोग तो इंग्लिश जाने इसका, बस इसका हिंदी जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम। पोसेसिव प्रोनाउन मीन्स क्या होगा? तो अधिकारवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स क्या होगा? तो निजवाचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउंस मीन्स क्या होगा? बलदायक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मीन्स संकेतवाचक सर्वनाम। इंडिफिनिट प्रोनाउंस मीन्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस मीन्स होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस मीन्स होगा परस्पर बोधक सर्वनाम। एंड रिलेटिव प्रोनाउंस मीन्स होगा संबंधवाचक सर्वनाम।
और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में से होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम लोग यहाँ इसके काइंड्स को जान लिए, लेकिन काइंड्स को बेहतर तरीका से याद करने के लिए इसके लिए अलग सा एक ट्रिक होता है। पी से इसमें आते हैं 2 टाइप्स इसका, ई से आते हैं 1 टाइप्स, डी से आते हैं 2 और आर से आते हैं 3 और आई से भी आते हैं 2, यानी 2 1 3 और 3 2 5 और 5 5 10 मिलकर 5 टाइप्स को इस तरह से आप याद कर सकते हैं इजी वे में। तो हम बोल सकते हैं कि पी से 2 होता है पर्सनल एंड पोसेसिव, ई से 1 होता है जिसका नाम है इम्फेटिक, डी से 2 होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव और आर से 3 होता है रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल और आई से भी 2 होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग इंडिफिनिट एंड इंट्रोगेटिव। क्लियर है? तो आप लोग सभी लोग याद रखेंगे कि पी से कितने टाइप्स होते हैं? 2। कौन कौन से? तो पोसेसिव एंड पर्सनल। ओके। ई से कितने होते हैं? तो 1 होते हैं, वो भी कौन से होते हैं? तो इम्फेटिक। और डी से कितने होते हैं? तो 2, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। और आर से कितने होते हैं? 3, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव एंड रेसिप्रोकल। और आई से कितने होते हैं? तो 2, इंडिफिनिट एंड इंट्रोगेटिव। ओके। इससे तो और बेहतर तरीके से आपको इसकी टाइप्स याद हो जाएगी। अब इसकी पहले टाइप्स के बारे में हम लोग देखते हैं जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पर्सनल प्रोनाउंस को हम देखेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा ना, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि पर्सनल प्रोनाउंस का मतलब होता है कि जितने भी पर्सन से रिलेटेड हो ना वो हम लोग उसको पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे देखेंगे आई, वी, यू, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। और हम समझते हैं कि मीनिंग ऑफ पर्सनल का मतलब क्या होता है, तो रिलेटिंग टू पर्सन, यानी पर्सन से रिलेटेड को हम लोग मीनिंग ऑफ पर्सनल बोलते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, यानी पर्सन को यहाँ डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। पहला का नाम दिया फर्स्ट पर्सन, दूसरे का सेकेंड पर्सन एंड तीसरे का थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आता है। तो फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी, सेकेंड पर्सन में ओनली फॉर यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट एंड दे। यानी फर्स्ट पर्सन हमेशा याद रहेगा कि आई एंड वी को बोलते हैं, सेकेंड पर्सन जो होगा ओनली फॉर यू आते हैं और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट एंड दे आते हैं। क्लियर? तो हम इसको अगर पर्सनल प्रोनाउंस को बोलना हो ना डिफिनीशन, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं, आई, वी, और सेकेंड पर्सन में ओनली फॉर यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ समझे कि मीनिंग ऑफ पर्सनल का मतलब होता है रिलेटिंग टू पर्सन। और रिलेटिंग टू पर्सन, तो पर्सन कितने पार्ट्स होते हैं? 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में आई एंड वी आता है, सेकेंड में ओनली फॉर यू आता है एंड थर्ड पर्सन में ही, सी, इट एंड दे आता है। क्लियर है? तो इसी पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं। ओके। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि पर्सनल के बाद क्या स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ हम लोग पर्सन तो पढ़े थे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन पढ़े थे ना। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में हम ये देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है एंड थर्ड पर्सन क्या होता है। जहाँ तक हम आशा करेंगे कि आप सभी लोग को ये समझ में आ जाएगा। अब समझिए कि फर्स्ट पर्सन का मतलब बोलने वाला। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप लोग सुन रहे हो वो सेकेंड पर्सन है। लेकिन जिस टॉपिक्स के बारे में हम लोग प्रोनाउन के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा आपका? थर्ड पर्सन। तो कहने का मतलब कि फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? बोलने वाले को। सेकेंड पर्सन किसको बोलते हैं? सुनने वाले को। और थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं? जिसके बारे में बोला जाता है। एग्जाम्पल समझेंगे। देयरफॉर कि मैं बोल रहा हूं तो मैं का मीनिंग क्या होगा? आई। तो आई इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन। एंड आप सभी सुन रहे हो तो आप मीन्स यू आर कॉल्ड सेकेंड पर्सन। ओके। एंड जिस टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं प्रोनाउन के बारे में, तो हम तो बोल रहे हैं प्रोनाउन के बारे में, आप लोग सुन रहे हो दोनों और किसके बारे में चर्चा हो रही है? तो प्रोनाउंस के बारे में। तो प्रोनाउंस इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। ओके।
यहाँ तो समझ गए। तो अब आप बताएंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन क्या होता है, तो सुनने वाले को सेकंड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन क्या होते हैं, तो थर्ड पर्सन में जिसके बारे में बात किया जाता है वही हमारा क्या हो जाता है, थर्ड पर्सन। क्लियर है। तो आप सभी जान गए कि फर्स्ट पर्सन हमेशा आई और वी आता है, इसको हम लोग कौन से पर्सन, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। और सेकंड पर्सन सुनने वाले सिर्फ ओनली फॉर यू होते हैं, उसको हम लोग सेकंड पर्सन बोलते हैं। और थर्ड पर्सन में यहाँ बोला गया ही, सी, इट एंड दे को हम लोग कौन सा पर्सन बोलेंगे, थर्ड पर्सन, क्योंकि ही मीन्स मेल के लिए और सी डिनोट करता है फीमेल के लिए, और इट क्या करता है ना मेल और फीमेल। अगर नहीं मालूम है ना कि ये क्या है, मेल है या फीमेल, तो उसके बदले हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, इट का। और दे का मतलब वे सभी के लिए भी प्रयुक्त करते हैं दे का। क्लियर है। तो यहां तो मालूम चल गया कि ही किसके लिए डिनोट करेंगे, मेल के लिए, सी फीमेल के लिए, और इट जिसमें मेल और फीमेल की पहचान न हो उसे हम इट के लिए करेंगे, और दे किसके लिए प्रयुक्त करेंगे, तो वे सभी के लिए। ओके। अब बोला गया है कुछ नोट में कि नोट में बताया गया कि नाउन के बदले प्रोनाउन का उपयोग होता है। ये तो बात सही है कि नाउन के बदले हम प्रोनाउन का उपयोग कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर नाउन को आप रिप्लेस कर दो और उसके बदले में जो चीज प्रयुक्त करोगे वही तो प्रोनाउन होगा। तो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। पहला शर्त तो यही बोला हम लोग का। लेकिन सेकंड में बताया गया ना कि इसलिए कभी भी नाउन से ठीक पहले प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर नाउन से ठीक पहले प्रोनाउन का इस्तेमाल करोगे ना तो प्रोनाउन नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा, आपका एडजेक्टिव बनेगा। ओके। तो हम लोग जानते हैं कि नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नाउन के पहले प्रोनाउंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यही आप नोट याद रखेंगे कि हमेशा नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं और नाउन के ठीक पहले प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके। अब पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ना केस वाइज चेंज होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो केस वाइज चेंज होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं केस वाइज चेंज होते हैं। पहले हम तो समझेंगे कि कैस क्या होता है। तो कैस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कैस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला जो था नॉमिनेटिव केस, दूसरा जो बना उसका ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा हो गया पोसेसिव केस। ओके। तो हम लोग नॉमिनेटिव केस के बारे में जानेंगे कि नॉमिनेटिव केस हमेशा सब्जेक्ट को डिनोट करता है और ऑब्जेक्टिव केस हमेशा ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। लेकिन जब पोसेसिव केस की बात आती है ना तो पोसेसिव केस कहता है कि पोसेसिव केस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। पोसेसिव केस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो एक बनता है पोसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा बन जाता है पोसेसिव प्रोनाउन। ओके। तो हम लोग समझते हैं कि अगर सब्जेक्ट के रूप में लिखना होता है ना तो सब्जेक्ट का फॉर्म में नॉमिनेटिव केस को देखते हैं कि सब्जेक्ट के फॉर्म में आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे लिखते हैं। ये किस फॉर्म में लिखते हैं, सब्जेक्ट के फॉर्म में। लेकिन इसी का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आई का ऑब्जेक्ट बनता है मी। आई का ऑब्जेक्ट किस रूप में लिखते हैं, मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, अस। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, और सी का ऑब्जेक्ट हर होता है और इट का ऑब्जेक्ट इट होता है एंड दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। तो हम यहाँ समझते हैं कि नॉमिनेटिव में हमेशा सब्जेक्ट को डिनोट करेगा तो आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे ये नॉमिनेटिव केस होगा। लेकिन जब उसका ऑब्जेक्टिव केस बनाना हो, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा या ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी एंड वी का ऑब्जेक्ट होता है अस और यू का ऑब्जेक्ट होता है यू और ही का होता है हिम और सी का होता है हर एंड दे का होता है देम। क्लियर है यहाँ तक दोनों? तो हम लोग समझ गए कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। क्लियर है। अब पोसेसिव केस को बताया गया कि 2 पार्ट्स में पोसेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है। तो अब हमारा यहाँ आई जब आता है ना तो पोसेसिव एडजेक्टिव में चेंज होता है तो इसको क्या बना दिया जाता है, माई। लेकिन पोसेसिव प्रोनाउंस में आई को चेंज करके क्या बनाया जाता है, माइन। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताइए आई नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो आप बताएंगे मी। एंड पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई। एंड पोसेसिव प्रोनाउंस क्या हो जाएगा, माइन। नेक्स्ट देखेंगे वी है तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, अस, और इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, आवर। एंड वी का पोसेसिव प्रोनाउंस क्या हो जाएंगे, आवर्स, जिसमें एस लग जाएगा। नेक्स्ट है यू। यू का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है,
यू, एंड पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, योर, और पोसेसिव प्रोनाउंस क्या हो जाएंगे, योर्स। उसके बाद देखते हैं हम लोग ही, और ही का ऑब्जेक्ट बनता है हिम, और इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा, पोसेसिव एडजेक्टिव हिज, और पोसेसिव प्रोनाउंस क्या हो जाएंगे, हिज। लेकिन सी का पोसेसिव ऑब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, और पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएंगे, हर, और पोसेसिव प्रोनाउंस क्या होंगे, हर्स। लेकिन इट जब स्टार्ट होगा ना, तो इट का भी ऑब्जेक्ट इट ही होता है, लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव इसका इट्स होता है, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउंस इसका नहीं होता है। तो आपसे पूछा जाए कि इट का पोसेसिव प्रोनाउन होता है, तो आप बताओगे कि नहीं होता है। दे का ऑब्जेक्ट रूप में क्या लिखते हैं, देम, एंड पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या लिखते हैं, देयर, और पोसेसिव प्रोनाउंस में क्या लिखते हैं, देयर्स, जिसमें एस लगा दिए। तो आप सभी समझ गए ये तीनों फॉर्मेट को। यानी केस कितने टाइप्स को होते हैं, 3 टाइप्स को होते हैं। पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा पोसेसिव केस। अब हम लोग समझते हैं नॉमिनेटिव केस हमेशा डिनोट किसको करता है, तो सब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्टिव केस किसको करेगा डिनोट, तो ऑब्जेक्ट को। और पोसेसिव केस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक बन जाता है पोसेसिव एडजेक्टिव, और दूसरा क्या बन जाता है, पोसेसिव प्रोनाउंस। तो ये सभी हम लोग फॉर्म को इसके जान लिए। तो आप बताओगे कि पर्सनल प्रोनाउन केस वाइज चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं, तो होते हैं। क्लियर है। अब चलिए इसके बाद हम लोग इसके दूसरे टाइप्स की बात करते हैं। तो दूसरे टाइप्स में कौन से टाइप्स हैं, दूसरे टाइप्स में पोसेसिव प्रोनाउंस है। अभी बताए थे कि पोसेसिव प्रोनाउंस, पोसेसिव केस 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पहला पोसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा पोसेसिव प्रोनाउंस में। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ समझेंगे ना कि पोसेसिव प्रोनाउन का हिंदी होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। यानी कहने का मतलब हुआ ना इसमें कि जिस पे आपका अधिकार को दिखाया जाए। यानी कहे कि यह कलम मेरा है, तो पूछा जाए कलम किसका है, तो मेरा है। तो खुद का अधिकार शो कर रहा है ना, तो जहां पर खुद के अधिकार को शो करेगा ना, वही पोसेसिव प्रोनाउंस होंगे। ओके, तो देखते हैं इसका डिफिनीशन। अ पोसेसिव प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोसेशन इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। ओके, अ पोसेसिव प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोसेशन इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। अब हमें यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है पोसेशन, तो पोसेशन का मतलब अधिकार होता है, यूज का मतलब उपयोग, और शो का मतलब दिखाना। तो कह सकते हैं कि पोसेसिव प्रोनाउन यूज टू शो पोसेशन इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन हमेशा अधिकार को दिखाता है या अधिकार का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो समझ गए सिंपल वे में। नहीं समझे होंगे तो एग्जाम्पल से देखते हैं। इसका एग्जाम्पल माइन, आवर, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज एंड देयर्स। चलिए यहां देखिएगा कि दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरा है। तो आपसे बोला गया कि यह कलम जो है किसकी है, तो मेरी है। तो मेरी का मीनिंग क्या हो जाएगा, माइन। तो माइन इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउंस। ओके, एंड सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं ना कि दैट हाउस इज आवर्स, यह घर हमारा है, यह घर हमारा है। तो आपसे पूछा जाए कि यह घर किसका है, तो आप लोग बोलोगे हमारा है। तो हमारा का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, आवर्स। आवर्स इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउंस। आवर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, पोसेसिव प्रोनाउंस। एंड दिस बुक इज योर्स, यह किताब तुम्हारी है। यानी बोला जाए कि यह किताब किसकी है, तो तुम्हारी है। तो योर्स इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउंस। तो आपसे पूछा जाए माइन, आवर्स, योर क्या दर्शा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि माइन्स, योर, आवर्स पोसेशन को दर्शा रहे हैं। अब पोसेशन इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। क्लियर। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, हम जान रहे हैं कि सभी लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसका थर्ड टाइप्स है, और थर्ड टाइप्स का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थर्ड टाइप्स है, जो इसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। अब आप समझेंगे इसके बारे में कि निज का मतलब खुद, पर्सनल। यानी कहने का मतलब कि हम कोई वर्क कर रहे हैं, उस वर्क का रिजल्ट खुद के ही ऊपर आए, हम ही कर रहे हैं, उसका रिजल्ट मेरे ही ऊपर आए, उसे ही हम लोग कौन सा प्रोनाउन बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो एक बार देखते हैं इसके डिफिनीशन को। तो when the effect of working in a sentence seem to affect the subject itself, then it is called reflexive pronoun। कहने का मतलब हुआ ना कि जब किसी वाक्य में काम करने का असर खुद सब्जेक्ट यानी कर्ता पर पड़ता है या पड़ता हुआ दिखता है, उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। यानी कहने का मतलब क्या कि अगर सब्जेक्ट कोई काम को कर रहा है,
यानी मान लो कि मैं किसी काम को कर रहा हूं और उसका रिजल्ट मेरे ही ऊपर आ जाए तो वो कौन से प्रोनाउंस होंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे ना। चलिए एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल क्या होती है। तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ आर कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। ओके, अब इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग, और कुछ एग्जाम्पल इसकी दी हुई है। इससे और बेहतर तरीका से हम लोग समझेंगे कि आई हर्ट माई सेल्फ, बोला गया कि आई हर्ट माई सेल्फ, यानी कहने का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट तो आई हुआ और इसे चोट लगी तो खुद को ही लगी है ना, तो कहने का मतलब आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, यानी मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। तो अपने आप के लिए मैंने के रूप में हम कौन से फॉर्म को यूज किया? माई सेल्फ का। तो माई सेल्फ इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर है? और इसके पहले नाउन नहीं आया है, तो इसलिए ये स्वयं अकेला है, तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा? तो माई सेल्फ इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकेंड है वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। तो हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, तो वी का यहाँ बताओगे रिफ्लेक्सिव केस में आवर सेल्फ लिखे हैं, यानी कहने का मतलब हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। सब्जेक्ट तो हम ही हुए लेकिन खुद का ही मदद कर रहे हैं, तो यहाँ पर आवर सेल्फ भी किसको दर्शाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। यहाँ हर सेल्फ भी किसको दर्शाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ एंड हर सेल्फ इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट टाइप्स चौथा देखते हैं इसका। और चौथा टाइप है इसका इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब होता है बलदायक सर्वनाम। अब इसको समझते हैं कि ये बलदायक सर्वनाम क्या होता है। अगर किसी शब्द को, अगर किसी नाउन को हमें बोलना होता है या किसी नाउन को बोलना हो तो उस पर बल लगाना ही हम लोग का कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? बलदायक सर्वनाम। लेकिन हम समझते हैं कि इम्फेटिक प्रोनाउन होता क्या है, तो हम लोग इसके पहले रिफ्लेक्सिव पढ़े थे। तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, yourselves, herself, himself, itself and themself are called emphatic pronouns। लेकिन एक कंडीशन रखा जाता है कि ना पहचान में आएगा रिफ्लेक्सिव और ना आएगा इम्फेटिक। तो आप जान रहे हो कि इम्फेटिक में यही चीज को बताया गया है ना कि सब्जेक्ट अगर वर्क को कर रहा है कोई ना, तो उसका परिणाम उसी का ऊपर आना चाहिए। लेकिन ये कहता है ना कि दे आर यूज फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, और इसमें ये बताता है कि अगर कोई भी वर्क को किया जाता है ना तो उसका बल उसके नाउन के ऊपर ही पड़ता है। यानी कहने का मतलब हुआ ना कि ये जितने भी प्रोनाउंस का यूज करेंगे तो इस प्रोनाउन का यूज करने के लिए नाउन पर बल लगाने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। तो हम लोग इम्फेटिक प्रोनाउन का डिफिनेशन जानते हैं कि व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, जब हम किसी चीज़ पर बल लगाते हैं या बल लगाने के लिए बोलते हैं तो उसे हम लोग इम्फेटिक प्रोनाउंस बोलते हैं। क्लियर है? चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं और बेहतर तरीका से कि बताइए आई किल द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं बाघ को मारा। आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं बाघ को मारा। तो सबसे ज़्यादा तो आप नाउन पर ही जोड़ लगा रहे हो, लेकिन जोड़ कौन लगा रहा है? माई सेल्फ। तो ये बताओगे कि इसके पहले तो नाउन आया लेकिन उसमें तो नाउन नहीं आया, तो आप बता सकते हो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में नाउन प्रोनाउन के पहले नहीं आएगा लेकिन इसके पहले आएगा। क्लियर है? अब देखोगे दूसरे में बताया गया वी किल द टाइगर आवर सेल्फ, हम लोगों ने स्वयं बाघ को मारा। दूसरा इसका डिफिनेशन में बताया गया कि हम लोग स्वयं बाघ को मारा। तो फिर बताओगे कि किस पर जोड़ आ रहा है? बाघ पर आ रहा है ना, लेकिन किसने मारा? हम लोगों ने मारा। तो यहाँ पर भी आवर सेल्फ क्या बन जाएंगे? तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन बनेगा। तो इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में अंतर समझेंगे। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव? तो रिफ्लेक्सिव में ये बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज डॉन बाय द सब्जेक्ट, टर्न्स ओपन बाय द सब्जेक्ट। यानी अगर कोई वर्क सब्जेक्ट कोई वर्क को कर रहा है तो उसी के ऊपर उसका परिणाम आएगा, तो उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव बोल देंगे। लेकिन एम्फेटिक को समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि हम किसी भी नाउन पर ज़्यादातर बल लगाकर बोलना ही एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। क्लियर है?
जैसे देखो, आई किल द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं बाघ को मारा। तो सबसे ज्यादा जोर किस पा रहा है? बाघ को मारा। तो यहाँ माई सेल्फ क्या और आवर सेल्फ कौन सा प्रोनाउन हो जाएंगे? आपका इम्फेटिक प्रोनाउंस हो जाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक में किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर? यहां तक डाउट आप लोग की क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं, नोट्स में देखते हैं। इसकी नोट्स है, नोट में बताया गया है कि सेल्फ एवं सेल्फ की स्पेलिंग एवं प्रयोग। बोला गया कि सेल्फ कहां पर यूज होता है और सेल्फ का स्पेलिंग कहां पर प्रयुक्त करते हैं। तो हम समझेंगे कि सिंगुलर के साथ हमेशा सेल्फ जोड़ता है। यानी आप पढ़े हो ना कि सिंगुलर के साथ हमेशा सेल्फ जोड़ता है। तो सिंगुलर में बताओ प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? तो माई प्लस सेल्फ मिलकर क्या बनेंगे? माई सेल्फ। हिम प्लस सेल्फ मिलकर बनेंगे हिम सेल्फ। लेकिन यहीं पर हम बोल देते हैं हर प्लस सेल्फ मिलकर क्या बनेगा? तो आप बताएंगे हर सेल्फ, हर सेल्फ। ओके, तो आप समझोगे कि सिंगुलर प्रोनाउंस में हमेशा सेल्फ का प्रयोग करते हैं, सेल्फ का प्रयोग, खुद का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? लेकिन दूसरे कंडीशन में बताया गया है ना कि दूसरे में शर्त रखा गया है कि प्लुरल के साथ हमेशा सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं। चलिए आप थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ सेल्फ लिखते हैं और जब सेल्फ का हम लोग प्लुरल बनाते हैं ना तो यहाँ से एफ हटेगा और यहाँ पर VES जुड़ जाता है। तो क्या बन जाता है? सेल्फ्स बनता है। तो आप समझो कि सेल्फ का प्लुरल, यहाँ सेल्फ तो लिखे हैं लेकिन एफ को हटाते हैं, एफ के बदले VES जोड़ते हैं, तो वो क्या बन जाता है? सेल्फ। तो दूसरे कंडीशन में बताया गया कि प्लुरल के साथ हमेशा सेल्फ्स जोड़ता है। तो आप बताओगे कौन से प्रोनाउन प्लुरल्स होंगे? तो आवर प्लस सेल्फ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आवर सेल्फ्स। और देम प्लस सेल्फ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? देम सेल्फ्स। तो बताओगे प्लुरल फॉर्म में वही आते हैं ना प्रोनाउंस, आवर एंड देम। क्लियर है? तो आप यहां समझ गए कि सेल्फ किसके साथ जुटेगा और सेल्फ्स किसके साथ जुटेगा। सिंगुलर कंडीशन में हमेशा सेल्फ का यूज करते हैं और प्लुरल कंडीशन में हमेशा सेल्फ्स का यूज करते हैं। क्लियर? लेकिन एक और आता है, थर्ड पर्सन में योर आता है ना। तो आपसे पूछा जाए कि योर का प्रयोग किसके साथ करोगे? तो आप सभी बताओगे कि योर का प्रयोग जब एक व्यक्ति के लिए होता है, योर का प्रयोग जब एक व्यक्ति के लिए होता है तो उसके साथ हमेशा हम सेल्फ का प्रयोग करते हैं। यानी किसका प्रयोग करते हैं? सेल्फ का प्रयोग करते हैं। आप देखोगे योर का प्रयोग जब एक व्यक्ति के लिए होता है तो उसके साथ सेल्फ का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसी योर का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति के लिए किया जाता है तो उसके लिए हम लोग सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं कि योर प्लस सेल्फ जोड़ने के बाद योर सेल्फ। आपसे पूछा जाए कि ये कितने व्यक्ति को डिनोट कर रहा है तो आप बता सकते हैं कि एक व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि इसमें सेल्फ लगा हुआ है। तो सेल्फ कौन से कंडीशन होते हैं? सिंगुलर। तो ये योर का सिंगुलर कंडीशन है। ओके, एंड प्लुरल में देखते हैं कि योर प्लस सेल्फ्स मिलकर बनता है योर सेल्फ्स। तो ये हम जान गए कि दो या दो से अधिक पर्सन के लिए है, तो इसको हम लोग कौन सा पर्सन बोलेंगे? प्लुरल्स पर्सन बोलेंगे। ओके, तो अब हम यहां समझे कि सेल्फ और सेल्फ में अंतर क्या है। तो सेल्फ हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है एंड सेल्फ हमेशा प्लुरल के साथ। लेकिन योर जो है दोनों कंडीशन में अप्लाई करता है। तो योर का शर्त रखा जाता है कि एक अगर व्यक्ति है तो उसके साथ हम लोग योर सेल्फ लिखते हैं, और ये दो या दो से अधिक व्यक्ति आ जाते हैं तो उसके साथ हम लोग प्लुरल कंडीशन अपनाते हैं, योर सेल्फ्स। क्लियर है? चलिए आगे का टाइप्स फिर देखते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट टाइप्स 5 नंबर टाइप्स है इसका, और 5 नंबर टाइप्स में दिया गया है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। चलिए अभी हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं ना, तो इसे इंगित करना होगा तो हम बोलेंगे यह डिजिटल बोर्ड है। तो डिजिटल बोर्ड को कौन सा इंगित शब्द किया? यह बोला। यानी किसी भी चीज को सूचित करने के लिए, जैसे बोले कि वह घर है तो घर को इंगित कौन सा शब्द किया? वह लड़का है तो लड़का को इंगित कौन किया? तो सूचित कौन किया? तो वह। क्लियर है? तो आप समझो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब हुआ ना कि किसी चीज को सूचित करना या निर्देशित करना या इंगित करना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो इसका 5 नंबर टाइप्स है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो इसका इंग्लिश समझते हैं डिफिनीशन। द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू विच इट इज रेफर्स इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। यानी कहने का मतलब हुआ ना कि द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट our object to which is refers are called
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यानी बोला गया कि अगर कोई प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उस वस्तु को सूचित करने के लिए उसका बोध कराता है, उसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। क्लियर है? अब जैसे देखोगे आप इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि अभी कुछ देर पहले बताया कि डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होगा कि दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। तो बताओगे कि इस लड़का को सूचित करने वाले शब्द कौन हुए? तो दिस पूछा जाए क्या होगा तो आप बता सकते हो दिस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस को हम लोग कौन से प्रोनाउंस बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एंड दैट इज माई फैन, यह मेरा पंखा है। तो मेरा पंखा को कौन से शब्द सूचित कर रहा है? तो दैट, वह मेरा पंखा है। तो दैट इज माई फैन, वह मेरा पंखा है। तो दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। तो किताबें को कौन से सूचित कर रहा है? तो ये कर रहा है। तो ये का मीनिंग क्या हो जाएगा? दीज। तो दीज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव। एंड यहाँ पर भी दोज आर माई हाउस, वे मेरे घर हैं। तो बताओगे मेरे घर को सूचित कौन किया? दोज। तो आपसे पूछा जाए कि दिस, डैट, दीज एंड दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर है? दिस, डैट, दीज और दोज को ही हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। समझ में आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या है? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को हम क्या बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट किया जाता है और उसी चीज़ को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है लड़का, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को सूचित कौन कर रहा है? तो दिस, डैट, दीज एंड दोज। और दिस, डैट, दोज एंड दीज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। यहाँ तक तो किसी को डाउट अब नहीं होगा। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टाइप से हम लोग का 6 नंबर इंडेफिनिट प्रोनाउंस। और इंडेफिनिट प्रोनाउंस का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है ना कि जिसे आप परिचित ना हो। यानी कहने का मतलब कि मैं कोई जैसे बोले कि मेरा किसी ने कलम चुरा लिया, तो अब तो हम नहीं जान रहे कि कौन पर्सनल वे में कलम को चुराया है, लेकिन कह रहे हैं ना कि किसी ने कलम चुरा लिया, लेकिन जान नहीं रहे। लेकिन हम यहाँ पर इसका डिफिनीशन देखते हैं और समझते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो एन इंडेफिनिट प्रोनाउंस रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे। यानी कहने का मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होगा या तो पर्सन या थिंग्स को रेफर करेगा एंड डज नॉट रेफर्स टू एनी पर्सन और थिंग्स इन पार्टिकुलरी। लेकिन बोलता है कि यह पार्टिकुलरी रूप से न किसी पर्सन पर रेफर करेगा और न किसी थिंग्स पर रेफर करेगा। कहने का मतलब हुआ कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस में न किसी वस्तु और न किसी व्यक्ति को बताएगा कि ये चीज़ ये किया है। क्लियर है? तो हम समझ रहे हैं कि पार्टिकुलरी रूप से ये न पर्सन को डिनोट करता है और न थिंग्स को डिनोट करता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताओगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, तो बोलेंगे समबडी, नेक्स्ट है समबडी, एनीबडी, सम, मेनी, वन, इटीसी या नथिंग, एनी, इटीसी। क्लियर है? तो हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से, इसको कुछ एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि बोला गया है यहाँ पर इंडेफिनिट का एग्जाम्पल में कि एनीबडी कैन बीट हिम, कोई भी उसे पीट सकता है। अब बताओ आप किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन को पहचान कर रहे हो कि कौन पीट सकता है, लेकिन यही चीज़ बताया गया एनीबडी कैन बीट हिम, कोई भी उसे पीट सकता है। तो कोई भी उसे पीट सकता है, तो कोई भी का मीनिंग क्या होता है? एनीबडी। तो एनीबडी इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। क्लियर है? दूसरा फर्स्ट में दिया था somebody has stolen my pen, किसी ने मेरा कलम चुरा ली। तो आप बताओगे किसी ने मेरा कलम चुरा ली, तो आप तो नहीं जानते हो ना पर्सनल वे में, पार्टिकुलरी वे में नहीं जानते हो कि कौन मेरा कलम चुराया है, लेकिन बोल रहे हो ना कि किसी ने मेरा कलम चुरा ली। तो somebody has stolen my pen, तो somebody यहाँ पर क्या बनेगा आपका? इंडेफिनिट प्रोनाउंस। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे सम आर जेंटल, कुछ नेक होते हैं। तो यहाँ किसी को पर्सनल वे में नहीं बताया गया, पार्टिकुलरली नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सम आर जेंटल, कुछ नेक होंगे। तो सम इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ऑल इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस एंड नॉन इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो आपसे पूछा जाए कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि एनीबडी, समबडी, सम, ऑल, नॉन एंड नथिंग, एनी आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। क्लियर है? चलिए इंडेफिनिट प्रोनाउंस को जानिए कि नोबडी, एनीबडी, ऑल, मेनी, नो, नथिंग इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। क्लियर है?
अब चलिएगा इंडेफिनिट प्रोनाउंस तो हम लोग समझ लिए, नेक्स्ट आता है और नेक्स्ट का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। 7th नंबर्स प्रोनाउंस का टाइप्स है जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को समझेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम। आप सभी लोग जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। चलिए हम देखते हैं, इसमें 3 चीज़ याद रखनी होगी, ईच, आइदर एंड नाइदर, क्लियर है। और 3 ही चीज़ को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो कि व्हेन ईच, आइदर एंड नाइदर are used as pronoun they are called distributive pronouns। यानी कहने का मतलब हुआ ना कि जब each, either और neither का प्रयोग किसी pronouns के रूप में किया जाता है तो उस pronoun का रूप क्या कहलाता है, distributive pronouns कहलाता है। अब हम समझते हैं कि each means क्या होता है। तो each means होता है प्रत्येक, लेकिन either means क्या होता है, तो दोनों में से कोई एक, और neither means क्या होगा, तो दोनों में से कोई नहीं। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होगा, तो आप सभी लोग बता सकते हैं ईच, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, और आइदर मिस, नाइदर मिस होता है दोनों में से कोई नहीं, और दोनों में से कोई एक, क्लियर है। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि ईच का मतलब होता है प्रत्येक, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, क्लियर है। तो हम लोग इस तीनों को, ईच, आइदर एंड नाइदर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बोलते हैं, क्लियर है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की कुछ एग्जांपल देखते हैं। ईच ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से प्रत्येक दोषी है। क्या बताया गया, तुम में से प्रत्येक दोषी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या किया कि सभी लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, कि तुम सभी क्या हो, सभी लोग दोषी हो। तो सभी लोग के लिए यहाँ पर क्या आ गया, ईच। तो ईच शब्द का जो, ईच वर्ड का जो यूज किए, तो ईच क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होंगे। ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, लड़कों में से प्रत्येक तेज है। यानी बोला गया कि लड़कों में से प्रत्येक तेज है, तो ये भी ईच क्या डिनोट किया, ईच इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। फिर देखते हैं आइदर वाले सेंटेंस को। आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, तुम में से कोई एक इस किताब को ले सकता है। तुम में से कोई एक इस किताब को ले सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सभी लोग में से बोला गया कि कोई एक ले सकता है, तो फिर भी डिस्ट्रीब्यूट किया। तो डिस्ट्रीब्यूट कौन सा शब्द किया, आइदर। तो आइदर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। यहाँ नाइदर हुआ तो नाइदर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जैसे बोला गया नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज ऑब्सेंट, यानी दोनों लड़कों में से कोई अनुपस्थित नहीं था। तो कहने का मतलब हुआ कि नाइदर सभी को डिनोट कर दिया कि दोनों में से कोई उपस्थित नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूट किया ना, दोनों में से कोई अनुपस्थित है। तो वो यहाँ कहने का मतलब नाइदर, आइदर और ईच आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, क्लियर है। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो आप बोल देंगे व्हेन ईच, आइदर एंड नाइदर एज अ प्रोनाउन इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। यानी कहने का मतलब आइदर, नाइदर और ईच का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में करते हैं, उसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। एग्जाम्पल फॉर भी समझ लिए हैं सभी लोग। चलिए आगे का क्लास, नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का मतलब होता है परस्पर बोधक सर्वनाम। परस्पर बोधक सर्वनाम का मतलब हुआ ना कि क्या होगा ना कि परस्पर बोधक का मतलब समझिएगा कि ईच अदर एंड वन अनदर, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को ही क्या बोलते हैं हम लोग, परस्पर बोधक सर्वनाम। तो हम समझेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का अर्थ होता है ना कि ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। देखो ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब समझेंगे कि ईच अदर एंड वन अनदर का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ ईच अदर एंड वन अनदर का मीनिंग होता है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को। तो यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं कि दे लव्ड ईच अदर वन अनदर, वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ही शब्द बोले, वे एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो ईच अदर भी लग जाएगा या वन अनदर भी लग जाएगा। तो ईच अदर एंड वन अनदर जहाँ दिखे वो कौन से प्रोनाउंस होंगे, हम लोग का रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हो जाएंगे, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखो आप लोग क्लास
लास्ट टाइप से इसका, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट है, और सेकेंड लास्ट का नाम है रिलेटिव प्रोनाउंस। और रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? तो रिलेटिव प्रोनाउंस का मतलब होता है कि कोई भी दो वाक्य या क्लॉज या फ्रेज को जोड़ेगा और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउंस। और रिलेटिव प्रोनाउंस का मतलब होता है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय में हम लोग देखेंगे कि अ रिलेटिव प्रोनाउंस इज अ प्रोनाउन दैट कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन। यानी बोला गया कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा प्रोनाउन का रूप है और वह हमेशा क्लॉज और फ्रेज को एक प्रोनाउन के रूप में जोड़ेगा, उसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस बोलेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउंस में हमें यह भी मालूम चला कि क्लॉज और फ्रेज को जोड़ना ही क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउंस। जैसे देखेंगे एग्जांपल में हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, दैट, etc। इसका एग्जांपल था। तो आपसे पूछा जाए रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है, तो हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट एंड दैट आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। और रिलेटिव प्रोनाउंस देखिए यहां बोला गया कि द बॉय इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, और यहां हु जो हुआ ये जोड़ा ये दोनों सेंटेंस को। तो हु जो जोड़ा तो बोला गया कि द बॉय, जो लड़का खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। तो अब बताओ कि जो लड़का खेल रहा है वह मेरा दोस्त है, तो उसको जोड़ा कौन यहां पर? हु। तो हु इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। तो आप यहां देख रहे हैं जोड़ रहा है सेंटेंस को। तो यहां पर देखोगे द चेयर्स विच आर ब्रोकन आर ऑफ नो यूज, यानी कुर्सी, जो कुर्सियां टूटी है वो उपयोगी नहीं है। तो बताओ उसको, उसके बीच कौन जोड़ा? विच। तो यहां पर देखिएगा फुल स्टॉप भी लग गया है, लगा है ना। तो आप समझेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस हमेशा क्लॉज और फ्रेज को जोड़ता है या कनेक्ट करता है, उसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। और आप सभी लोग देखें कि हु एंड विच आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। डैट भी बोला जाएगा तो रिलेटिव प्रोनाउंस होगा, हुम भी बोला जाएगा तो रिलेटिव प्रोनाउंस होगा। तो इसमें तो किसी की दिक्कत नहीं है। अब चलिए 10 नंबर टाइप्स को देखते हैं हम लोग। और 10 नंबर टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। 10 नंबर टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का अर्थ समझेंगे हम लोग कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं? तो द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। यानी बोलने का मतलब क्या कि कोई भी प्रोनाउन का यूज क्वेश्चन करने के रूप में या क्या बोलते हैं आस्किंग अ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछने के रूप में किया जाता है, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। आप एग्जांपल देखोगे हु आर यू, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ हु कौन सा प्रोनाउंस होगा? इंट्रोगेटिव। एंड विच इज योर्स, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क्स है तो आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन आस्किंग फॉर क्वेश्चन, यहाँ विच जो शब्द बनेगा वो कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। एंड व्हाट इज योर्स नेम, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम, तो हम बताएंगे कि यहाँ व्हाट भी कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो हम लोग बोल सकते हैं जितने भी WH वर्ड्स होते हैं और वो आस्किंग फॉर क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे वो इंट्रोगेटिव होंगे, लेकिन WH वर्ड्स जब दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो उसे हम लोग कौन सा प्रोनाउंस बोलेंगे? उसे हम लोग कौन सा प्रोनाउंस बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। क्लियर है? तो रिलेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का मतलब दोनों का एग्जांपल देखोगे तो सेम लगेगा, लेकिन यहां आप याद रखोगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस हमेशा किसी क्लॉज या फ्रेज के बीच की रिलेशन को दर्शाता है, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आस्किंग फॉर अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। उसमें क्वेश्चन मार्क्स का सिंबल होगा, उसको हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बोल देंगे, और जहां पर दो क्लॉज या फ्रेज को जोड़ेगा उसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस बोल देंगे। तो आज हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रोनाउंस पूरी तरह से देख लिए होंगे, और आज से प्रोनाउन की वीडियो यहीं पर समाप्त की जाती है ऑल टाइप्स एंड डिफिनीशन के साथ। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। ओके, थैंक यू।